नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी जल्द घोषित करेगी प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी ने 28 अक्टूबर को नामांकन का लिया है फैसला। नामांकन के दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी में प्रत्याशी की तस्वीर 27 अक्टूबर तक होगी साफ। सूत्रों की माने तो 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख है। बीजेपी जल्द घोषित करेगी अपना प्रत्याशी। सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव नजदीक है और ऐसे में नामांकन के दौरान सीएम भाभी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले ये जरूरी कि आखिर प्रत्याशी का ऐलान कब होगा, और वही आपको बता रहे हैं कि प्रत्याशी का ऐलान जल्द हो सकता है। केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी जल्द घोषित करेगी अपने प्रत्याशी का नाम। पार्टी ने 28 अक्टूबर को नामांकन का फैसला लिया है। नामांकन के दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे और साथ ही प्रदेशाध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख भी है। बीजेपी जल्द घोषित करेगी प्रत्याशी। सूत्रों से ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस में लगातार मंथन जारी है, तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर कि जल्द ही प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। प्रदेशाध्यक्ष समेत सीएम भी मौजूद रहेंगे जब नामांकन होगा, लेकिन अभी प्रत्याशी का नाम जल्द घोषित कर सकती है बीजेपी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस में तकरार जारी है कि आखिर कौन होगा प्रत्याशी। कांग्रेस उसमें है कि आखिर बीजेपी जो है वो जल्द से जल्द प्रत्याशी का नाम घोषित करे, और इसके बाद अब जब बीजेपी आज हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जल्द ही अपना जो नाम है वो दाखिल कर सकती है नामांकन, क्योंकि 28 तारीख को उन्होंने फैसला लिया है और 29 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख भी है। आज 26 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को बीजेपी ने फैसला किया है कि नामांकन हो जाएगा, और 29 अक्टूबर वो तारीख जब नामांकन का आखिरी दिन है। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत दूसरे दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन पत्र लिया। दरअसल 2 दिनों में 3 नामांकन पत्रों की डुबकी हो चुकी है। फिलहाल राष्ट्रीय दलों की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर होगी। इसके बाद 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। वहीं उपचुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जुगेंद्रा ने बताया कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए 173 बूथ बनाए गए हैं। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन का जो कार्यक्रम है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियां जो है जनपद में की जा रही है। उसी के दृष्टिगत नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। आज तक के जो विवरण प्राप्त है उसके अनुसार अभी तक कोई भी नामांकन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे सभी ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। साथ में पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन्स, अन्य जो आवश्यक दस्तावेज है और एनवलप्स और तैयारी संपन्न की जा चुकी है। उसके लिए नियमित अनुश्रवण भी किया जा रहा है। पोलिंग पार्टी गठन के लिए जो है 173 पोलिंग स्टेशन का चयन निर्धारित किया जा चुका है और उनकी पोलिंग टीम्स का गठन के लिए जो है पोलिंग पर्सन का रैंडमाइजेशन प्रक्रिया प्रथम चरण में पूर्ण हो चुका है। तो वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौटते हुए मॉल रोड पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना भारी भरकम काफिला छोड़कर रिक्शे से चले, फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से स्कूटी में सवार होकर निरीक्षण भी किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी मॉल रोड वाहनों के लिए प्रतिबंधित है। ऐसे में मॉल रोड पर वाहनों के चलने से देश विदेश से मसूरी मॉल रोड घूम रहे पर्यटकों को दिक्कत होती है। एलबीएस से एक कार्यक्रम से वापस लौट रहा हूँ। मैंने पिक्चर पैलेस जाना है और इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को वहां से भेज दिया और मैं रिक्शे से चल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या मैसेज देंगे। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि मसूरी की जो माल रोड है ये सुंदर होनी चाहिए। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए
तो एक संदेश लेकर जाए। यहाँ पे गाड़ियाँ का आवाजाही कम होना चाहिए। अगर आप जाकर देखें, शिमला की अगर माल रूट देखें, नैनीताल की अगर माल रूट देखें, अगर वहाँ ये हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं रिक्शे से उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ और मेरी सबसे अपील है, और विशेषकर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि मुझे देखने में आता है कोई एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है या पार्षद बन जाता है, वो नियम तोड़ने को अपनी सोचता मेरी ताकत है। तो ये एक अच्छा उदाहरण नहीं है, इसलिए सबको इसका अनुपालन करना चाहिए। तो वहीं यूपीसीएल के एमडी का कार्यकाल पूरा होने को है, जिसको लेकर यूपीसीएल समेत सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि राज्य सरकार उनको 2 साल का सेवा विस्तार देने जा रही है। एमडी के सेवा विस्तार को लेकर सोशल मीडिया में जंग छिड़ी हुई है। कई लोगों ने एमडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही युवा नेता ने करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी वो यूपीसीएल के जो एमडी है अनिल कुमार यादव, ये उनके ऊपर थी। उनके ऊपर का मतलब है कि उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार पूर्व में किया गया है, जब मुख्य अभियंता पिटकुल हो रहे थे तब उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था और जांच कमेटी के द्वारा सिद्ध किया गया था कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, और ये भ्रष्टाचार अपने स्तर पर भी और अपने बेटे के नाम फर्म बनाकर या अपने बेटे के अकाउंट में दूसरे फर्मों से पैसा डलवाकर या तमाम प्रकार के जो आरोप उन पर लगे थे, वो आरोप सिद्ध हुए थे। और उन आरोपों की पुष्टि होने के बाद जब जांच समिति ने ये लिख दिया था कि विभाग विजिलेंस से इनकी जांच करवाएं या उच्च स्तरीय कमेटी गठित करें, परंतु विभाग ने ना तो उन पर जांच करवाई और जांच ना करवाने के बाद उनको आगे पदोन्नत करते गए और उन्हें आगे भेजते गए। निश्चित रूप से सरकार पूरी सरकारी एक्सटेंशन में चल रही है। आप देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी से लेकर पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, यूपीसीएल है, पिटकुल है, आपका यूजेबीएनएल है, आपका तकनीकी शिक्षा परिषद है, ये सब तो एक्सटेंशन में चल रहा है। महत्वपूर्ण विभाग जितने हैं सारे के सारे एक्सटेंशन में चल रहे हैं और पूरी सरकारी एक्सटेंशन में चल रही है। और निश्चित रूप से एक्सटेंशन मिलने से जो जूनियर अधिकारी होते हैं उनके मनोबल उनका टूटता है, उनकी मनोवृत्ति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इससे सबसे बड़ी बात जो है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात होती है। देखिए, मैं सिद्धांत इस बात का पक्षधर नहीं हूँ अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जाए। एक सेवानिवृत्ति की एक उम्र है, उसके बाद सेवानिवृत्ति होनी चाहिए और बाकी लोगों को मौके मिलने चाहिए। तो सिद्धांत मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। मैं नगर निगम में भी रहा था, लेकिन कभी मैंने एक्सटेंशन की सिफारिश नहीं की और मैं उसके पक्ष में कभी भी नहीं रहा। तो वहीं कांग्रेस की ओर से उपनल कर्मचारी को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने की मांग की गई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमाना का कहना है कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने से बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 22,000 से अधिक उपनल कर्मचारी हैं। ये सब काफी समय से नियमित होने की आस लगाए हुए हैं, पर अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, उत्तराखंड में लगभग 22,000 उपनल कर्मचारी हैं। राज्य का कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां उपनल कर्मचारी ना हो। स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, राज्य के सिंचाई से लेकर के, पिटकुल से लेकर के, सारे विभागों में उपनल कर्मचारी हैं। और बहुत सारे विभाग तो ऐसे हैं जो केवल उपनल कर्मचारियों की बदौलत चल रहे हैं। उपनल कर्मचारियों में से 22,000 कर्मचारियों में से बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 10 वर्ष से लेकर के और 20 वर्ष का सेवा काल जिनका हो गया है उत्तराखंड में अपनी सेवा योगदान देने का। उनके नियमितीकरण की बात चल रही है। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, कांग्रेस ने एक प्रयास किया था कि इनको चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। उसके लिए एक पॉलिसी बन रही थी। तब तक राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई, सरकार में मुख्यमंत्री बदल गए। जब दोबारा मुख्यमंत्री आए तो वो मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने काम ही नहीं करने दिया और दल बदल करवा करके सरकार को गिराने का काम कर दिया। उसके बाद जो स्थितियां हुई, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सरकार बन गई तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उपनल कर्मचारियों के पक्ष में कभी सोचा ही नहीं। उसके बाद एक जनहित याचिका में 2019 में एक फैसला हुआ जिसमें उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का आदेश सरकार को दिया गया। सरकार उसके खिलाफ
एसएलपी में चली गई सुप्रीम कोर्ट। 6 साल बाद अब उस पर एसएलपी पर जब निर्णय आया और एसएलपी सरकार की खारिज हो गई, यानी कि उच्च न्यायालय नैनीताल का जो आदेश था उसको सरकार को मानना चाहिए था। अब सरकार उस रिव्यू पिटीशन में जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जो खारिज करने का आदेश है उसके खिलाफ। वहीं राज्य में तमाम उपनल कर्मचारी संविदा कर्मियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपने ही कर्मचारियों का शोषण कर रही है। कांग्रेस के समय में इसके लिए हमने एक विशेष प्रक्रिया के तहत सभी को नियमित करने के लिए प्लान तैयार किया था, जिसके बाद से बीजेपी सरकार ने इसे बदल दिया। इस राज्य के अंदर एडहॉक कर्मचारियों को लेकर के 2 निर्णय हैं। एक निर्णय हमारी सरकार का है जिसमें हमने 7 साल में ऐसे सब लोग को नियमित करने की बात कही थी। एक 10 साल का है, ये पालन करें, किसी का तो पालन करें। और उपनल कर्मियों को हमारे अतिथि शिक्षक से लेकर के दूसरे ऐसे जितने भी कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो उधर राज्य के पुनर्गठन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही बैठक में यूपी और उत्तराखंड के बीच चले आ रहे परिसंपत्तियों के बंटवारे मामले में चर्चा हुई। इसी के चलते बात करते हुए मंत्री ने कहा कि ऊर्जा से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 13 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड को दिए जाने पर उत्तर प्रदेश ने सहमति दी है। वन और सिंचाई के कुछ मामलों में बातचीत अभी लंबित है, जिस पर विभागीय सचिव स्तर पर आगामी 10 दिनों में बैठक कर मामले का निस्तारण किया जाएगा। देखिए, हम उत्तराखंड जो हमारा राज्य है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और तब से हमारे यहाँ कुछ परिसंपत्तियों के बंटवारों को लेके लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों योगी जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत की थी। कुछ मामले शॉर्ट आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसको अभी निस्तारित करना बाकी है। जब पिछली बार मैंने एक मीटिंग ली थी, आपको भी सबको जानकारी है, वन विभाग का कुछ पैसा हमारा पेंडिंग है, कुछ सिंचाई बाकी ज़मीनें हमारी वहाँ पे ऐसी हैं कि जिसको मैंने कहा था इसको और पुनर्जीवित आप करिए। तो उसके बाद का क्या डेवलपमेंट हुआ, अच्छी बात यह है कि इस बैठक का एक नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ जो सहकारिता का है उसमें हमें कुछ जो पहले हमारे रिकॉर्ड में नहीं था वो सहकारिता का पैसा भी अब हमने क्लेम किया है। लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपया हमने वहाँ से लेना है, 3 करोड़ 33 लाख रुपया हमने देना है। तो उधर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने काठ गोदाम में डिपो का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां उन्होंने उपस्थित पंजिका स्टॉक रजिस्टर बसों की आवाजाही का रिकॉर्ड चेक किया। इसी के चलते कमिश्नर ने मौके पर ही बसों की मरम्मत करने वाले श्रमिकों की गिनती भी करी, जिसके बाद कई कर्मचारी गायब भी मिले। इस पर कमिश्नर रावत ने रोडवेज की आरएम को सख्ती बरतने को लेकर मैट्रिक हाजिरी शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं, यानी कि बायोमेट्रिक तरीके से। कमिश्नर ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर बसों की समय से आवाजाही के निर्देश भी दिए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। हल्द्वानी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो काठगोदाम में बन रहा है और एक तरह से हिल का रोडवेज डिपो हम लोग इससे कह रहे हैं। 67 करोड़ का इसकी लागत है और इसमें 200 कार्स के साथ साथ 72 बसेस इसमें खड़ी हो पाएंगी। 2 तरह की वर्कशॉप्स बन रही हैं, जो लॉन्ग टर्म रिपेयर्स की भी हैं, शॉर्ट टर्म रिपेयर्स की भी हैं। आधुनिक ऑफिस बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है और एक अच्छी बात ये होगी कि इन फ्यूचर जो हमारी नैनीताल का रोपवे प्रोजेक्ट है उसका भी जो ओरिजिन पॉइंट है वो भी यही होगा। तो उसमें भी जो लोग जाना चाहेंगे अपने वाहन यहाँ पे छोड़ेंगे या लोकल्स जो अप डाउन करते हैं नैनीताल और हल्द्वानी के बीच में, वो भी यहीं से शुरू होगा। और अभी जो आपका वर्क शेड्यूल है वैसे तो ये 2025 सितंबर तक इसको खत्म होना था। हल्की सी इसमें डिले है 2-3 महीने की, लेकिन दिसंबर तक इन्होंने जो टाइमलाइंस अपनी रखी हैं, दिसंबर 25 तक इसको पूरा करने का कार्यदायी संस्था यहाँ पे प्रयास करेगी।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां पर कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन की ओर से निकाली गई रैली में बवाल का मामला गरमा गया है। बता दें कि इस दौरान पथराव के मामले में 200 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर जानकारी देते हुए उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने कहा कि संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ की ओर से निकाले जाने वाली इस रैली के लिए सशर्त अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी दूसरे मार्ग पर जाने के लिए अड़ गए, अवरोधकों को हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग कर उन्हें वहां से हटाना पड़ा। इस दौरान कई पुलिस कर्मियों के भी चोटें आई हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इसको लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। कल उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसपे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इसमें इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह और कांस्टेबल अनिल कुमार को गंभीर चोटें आई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं, उनकी सूची अभी उपलब्ध नहीं है। को देखना है क्योंकि वहां उनके लोग सम्मिलित हैं इस सब घटना में और सरकार भी उन्हीं की है, तो सरकार भी वही है और सब करने वाले भी वही है, लाठीचार्ज करने वाले भी वही है। तब तो सब सरकारी सरकार है, बताएं वो बताएं। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश उत्तराखंड को देख रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? पूरा समाज उत्तराखंड को देख रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? जब सरकार जो है, सरकार हम तो लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं इनको समझिए, इनके चरित्र को समझिए, ये अपील है हमारी। 26 और ये उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद निर्माण पर लगातार विवाद जारी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज जी, जिस तरह से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर डीएम को ये ज्ञापन जो है वो सौंपने जा रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ उत्तरकाशी में घटना यह काफी गंभीर रूप लेता जा रहा है। वही उत्तरकाशी में इस घटना पर बवाल मचते दिखा है, हिंदू संगठनों के द्वारा यहाँ पर लगातार बवाल मचते हुए भी दिख रहा है। वही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तरकाशी में ये घटना हुई, इस पर एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ पत्थरबाजों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें से करीब 8 पत्थरबाजों के खिलाफ नामजद दर्ज किया गया, उसका जेल से वो गिरफ्तार किया गया। वही कल यदि बात करें पुलिसकर्मी की भी, तो कई पुलिसकर्मी भी इसमें चोटिल हो गए। तो जरूर यह घटना अपने आप में विवाद का बड़ा कारण बनते जा रहा है और कभी भी उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं देखने को नहीं मिल रही थी। और दूसरी बात यदि बात करें कि इस विवाद के पीछे का कारण जो होता है, विवाद के पीछे का मुख्य कारण यह रहा ताकि मस्जिद को लेकर के यह कहा जा रहा था कि एक मस्जिद है जिसका निर्माण विवाद कर दिया गया था, जिस जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया वहां पर इसको सुना है तो वो जमीन विवादित है। वहीं पर इसको विवादित जमीन पर मस्जिद का निर्माण किए जाने के बाद ही इस तरीके की घटना सामने आई। अभी पिछले 4-5 दिनों से कुछ घटनाएं लगातार चल रही थी, लेकिन हिंदू संगठन के द्वारा जब गुरुवार को एक रैली निकाली गई उसके बाद से लगातार वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसमें 4 से 5 लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा, पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वहां पर जो भी कर्फ्यू था लगाया गया उससे पहले हिंदू संगठनों को ये परमिशन दे दी गई थी, इसकी परमिशन दे दी गई थी कि वहां से वो अपनी रैली निकाल सकते हैं। लेकिन जिस रूट का प्रयोग करने कहा गया था, संगठन के द्वारा उस रूट का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि जबरदस्ती दूसरे रूट की ओर जाने का वो प्रयास किए। जब जबरदस्ती दूसरे रूट की ओर जाने का वो प्रयास किए तो इसी को देखते हुए कुछ अराजक तत्वों ने वहां पर पत्थरबाजी भी पुलिस पर शुरू कर दी। पत्थरबाजी शुरू करने के बाद से ऐसी पुलिस भड़क गई और बिल्कुल यशराज जी, जिस तरह से आपने बताया कि विवाद जो है वो रैली के दौरान ही हुआ, लेकिन एक सवाल आपसे यहाँ और जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अब अवैध मस्जिद के विवाद को लेकर सियासी गलियारों में लगातार बयानबाजी तेज है, हमने देखा कि जिस तरह से बयान सामने आया कांग्रेस की ओर से और ये काफी गंभीर है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, लेकिन अवैध मस्जिद के विवाद पर क्या कुछ निर्णय निकलेगा?
अब बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में तो बड़ी बात है कि अवैध मस्जिद मजार या जो भी अवैध मंदिर है उनके ऊपर कार्रवाई की जाने की बात कुछ विभाग भी मुख्यमंत्री के द्वारा ये की जा चुकी है। वहीं इसको देखते हुए कई अवैध मस्जिद मजार और कई मंदिरों को भी तोड़ा गया है उत्तराखंड से, वहां पे तोड़ दिया गया। लेकिन दूसरी बात सबसे बड़ी बात सामने आती है कि लगभग देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में यदि बात करें सरकारी जमीन पर, सरकारी जंगल में कई अवैध मस्जिद और मजार भी सामने आती जा रही है, जिसको लेकर सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। विपक्ष इसके लेकर भी लगातार सत्तारूढ़ दल पर हंगामा आरोप प्रत्यारोप करते रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल यह बात वन विभाग ने भी माना था कि वन विभाग की कई जमीनों पर अवैध रूप से मजार बना लिया गया था, मस्जिद बना लिया गया। क्योंकि यदि मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब जमीन विवादित जमीन है तो कैसे विवादित जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद बनाई जा सकती है। दूसरी बड़ी बात है कि जब मस्जिद बनाई नहीं गई थी वहां पर, तो मस्जिद बनाए जाने के बाद उसमें परमिशन उसको कैसे दी गई। तो इन्हीं सब सवालों को लेते हुए विपक्ष जो है सत्तारूढ़ दल पर हमलावर है। देखिए सत्तारूढ़ दल भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते हुए अवैध मजार मस्जिद या मंदिरों के ऊपर कार्रवाई करते जा रही है। तो अभी जो है ये सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ उपचुनाव भी हमारे तो है, वही निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। तो जरूर यह एक राजनीतिक मुद्दा बनते हुए दिख रहा है जिसको सभी राजनीतिक दल भुनाने का प्रयास कर रही है। जहाँ पर कांग्रेस लगातार समर्थन में कर रही है, कांग्रेस के जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी स्पष्ट रूप से बयान दिया कि सरकार भी इनकी है, प्रशासन भी इनके, पुलिस भी इनकी है और लोग भी इनके हैं। तो यानी ये साफ साफ आरोप लगा रहे हैं हरीश रावत की ये मिली भगत कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मिली भगत के कारण नहीं ये सभी घटनाएं घटित हो गई है। तो इस प्रकार से इसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। अब बात रही जैसा कि आपने पूछा कि इस पर क्या हो सकता है, तो इस पर तो यदि देखा जाए कि इस पर होने का, तो यदि सरकार चाहेगी या सत्तारूढ़ विपक्ष यदि चाहेंगे तो इस पर कहना मुश्किल है कि यह विवाद का अंत क्या होगा। लेकिन हाँ फिलहाल पुलिस वहां पर कर्फ्यू लगा करके उन सब चीजों को, विवादों को रोकथाम के लिए लगी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद जी आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ये उत्तरकाशी में पूरा हादसा जो होता हुआ नजर आया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।